हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम अपनी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को समझने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था जो कि हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो काम ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी में करते हैं वो काम प्लांट्स की बॉडी में कैसे होता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट टाइम में एनिमेशन की हेल्प से काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो हमें इन दोनों को सेपरेट करके यानी कि अलग अलग करके समझना है। तो कंट्रोल इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन और स्टॉप। मतलब कि कंट्रोल जो है वो पावर होती है हमारी बॉडी में रिस्ट्रेन करने की, जिसके द्वारा कुछ भी हमारी बॉडी में स्टार्ट किया जा सके, स्लो किया जा सके या फिर रोका जा सके। इसके बाद हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन को। To the working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce the appropriate reaction to a stimulus is called coordination। तो जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स आपस में मिलकर सही से फंक्शंस को कंटिन्यू करते हैं तो उसे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें कि पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये जो है वो मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर होता है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना होता है। और दूसरा होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन भी एनिमल्स के अंदर होता है लेकिन ये मेनली प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता है केमिकल्स के रिलीज से, जो कि होता है मेनली प्लांट्स में। और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से, जो कि मेनली एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस नर्वस सिस्टम को। तो पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं। तो जो एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होता है। हमारी बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन नर्व सेल्स की टिप से डिटैच की जाती है रिसेप्टर्स के थ्रू। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नर्व सेल और रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो नर्व सेल ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मैसेजेस को सेंस और रिसीव करते हैं, बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक। और ये जो नर्व सेल होते हैं इन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इसके बाद है रिसेप्टर्स। तो ये जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, जो कि यूजुअली हमारे सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड रहती हैं। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आइज, नोज, टंग एंड स्किन। तो यूजुअली इन्हीं ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से सेंस ऑर्गन में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो हमारी आइज में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि लाइट को कंट्रोल या मैनेज करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं देखने के लिए। ऐसे ही हमारे नोज में पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मेल के लिए। और जो हमारी टंग होती है उसमें पाए जाते हैं गोस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए। हमें कोई चीज़ मीठी, कड़वी या अच्छी बुरी लगती है वो सब इन गोस्टेटरी रिसेप्टर्स के कारण ही लगती है। ऐसे ही हमारी जो स्किन होती है उसमें थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे रिस्पॉन्स के लिए हीट या कूलनेस के रेफरेंस में। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इन सभी पर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेजेस और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के लिए। और ये रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स होते हैं वो कोरिलेशन में काम करते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के मोस्टली सभी पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर्स भी हर जगह पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझिए कि जब आप अपने हैंड से किसी नॉर्मल चीज़ को टच करते हैं तो आपकी स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और न्यूरॉन्स इस मैसेज को ब्रेन तक सेंड करता है। फिर हमारा जो ब्रेन है उस एक्टिविटी को एनालाइज करके न्यूरॉन्स के थ्रू ही मैसेजेस को रिसेंड कर देता है और वो सॉफ्ट सिग्नल दे देता है। और वहीं पर जब आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो आप अपना हाथ वहाँ से इमीडिएटली हटा लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे थर्मो रिसेप्टर्स से जब न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा ब्रेन उस हॉटनेस को नोटिस करता है और हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज सेंड करके हमारे हाथ को वहाँ से हटा देता है। तो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की।
तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो ये जो CNS होता है ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर आते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्वस ऑर्गन जो कि है ब्रेन और स्पाइनल कोड, और जो PNS होता है उसमें आती हैं नर्व्स जो कि निकलती हैं CNS से और पूरी बॉडी में फैली हुई रहती हैं। भले ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कम कंट्रीब्यूट करता है CNS की कंपैरिजन में, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये नर्व सेल CNS से अराइज होती हैं और CNS के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, वहीं पर जो नर्व्स स्पाइनल कोड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो जो PNS होता है उसके अंदर हम मेनली दो टाइप्स की नर्व्स को देखते हैं, जो कि सोमेटिक नर्व्स और दूसरी है ऑटोनोमिक नर्व्स। तो जो सोमेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी के सभी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तो वॉलेंट्री एक्शंस वे एक्शंस होती हैं जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि चलना, हाथ पैरों को मूव करना, बोलना etc। तो इन सभी एक्शंस को सोमेटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। ऐसे ही हमारी दूसरी टाइप्स की नर्व्स हैं ऑटोनोमिक नर्व्स, जो कि हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस वे एक्शंस होते हैं जिन पर हमारी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन etc। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड लगातार फ्लो होते रहता है, या फिर हम जो खाना खाते हैं वो लगातार डाइजेस्ट होता रहता है। तो ये जो एक्शंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम अपने आप से इन एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं इसके भी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं फाइट रिस्पॉन्स के टाइम पर या फिर पोटेंशियल डेंजर होने पर। जैसे कि जब आपको पता चलता है कि आपकी लड़ाई होने वाली है तो आपकी बॉडी अचानक से बूस्टअप हो जाती है फाइट के लिए, या फिर जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में आपने नोटिस किया होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। तो ये जो सब है वो सिंपैथेटिक नर्व्स के कारण ही होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं रिस्पॉन्स के लिए फाइट या पोटेंशियल डेंजर के टाइम पर, और उसी टाइम पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमें काम रहने पर और ओवर थिंकिंग को इनहिबिट करने में हेल्प करती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी आपको काफ़ी गुस्सा आता है तो ये जो गुस्सा होता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। या फिर जब आप कभी खुश होते हैं लेकिन ये खुशी भी कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है। तो ये सब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के कोऑर्डिनेशन से होता है। तो इसके बाद हम समझते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये होते हैं बेसिकली नर्व सेल, और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है एक न्यूरॉन। ऐसे ही काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है डेंड्राइट, और ये है सेल बॉडी, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एक्सॉन, और ये जो नर्व सेल के एंड में है इसे नर्व एंडिंग कहा जाता है। ये है एक न्यूरॉन, और ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है ये हम आगे समझेंगे। तो अभी आपने 2 या 3 बार सुना होगा कि जब हम अपने हाथ को किसी गर्म चीज़ से टच करते हैं तो इमीडिएटली हम अपने हाथ को वहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो हो रहा है अब हम इसी प्रोसेस को समझने वाले हैं कि एक्चुअली में ये सब होता कैसे है। तो आप जानते हैं कि हमारे हाथ पर, स्किन पर, फिंगर्स पर अलग अलग रिसेप्टर्स और नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे सराउंडिंग्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे नर्व सेल की डेंड्राइट टिप पर एक्वायर की जाती है। तो यहाँ पर सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब गर्म चीज़ से है। तो आप इस डायग्राम को देखिए जो कि डेंड्राइट है, इसी की टिप पर सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन एक्वायर की जाती है, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होती है। तो ये जो अब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि एक्सॉन के साथ ट्रेवल करती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो डेंड्राइट पर जनरेट होती है। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए, जैसे ही इम्पल्स डेंड्राइट पर जनरेट होती है वो वहाँ से ट्रेवल करके सेल बॉडी में आ जाती है। उसके बाद सेल बॉडी से इम्पल्स ट्रेवल करके एक्सॉन में पहुँच जाती है, और एक्सॉन में जाने के बाद ये इम्पल्स नर्व एंडिंग में पहुँच जाती है। तो ये तो हुई एक पर्टिकुलर न्यूरॉन की बात कि उसके अंदर इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी नर्व सेल या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन को पास होने के लिए इन काफ़ी सारी न्यूरॉन से पास होना होता है। तो जब एक न्यूरॉन एंड होता है तो उसी के पीछे काफ़ी सारे और भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से सिनेप्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो सिनेप्स जो है वो एक प्लेस होती है
या हम कह सकते हैं कि खाली जगह होती है जहाँ पर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व एंडिंग पर पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल्स जो है वो गैप या सिनेप्स से पास होते हैं, जिसकी वजह से सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जनरेट होती है और यही प्रोसीजर आगे कंटिन्यू रहता है अदर न्यूरॉन्स में और कुछ इस तरह से हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू पास होती है। तो यहाँ पर हुआ क्या? तो सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से जनरेट हुई डेंड्राइट के टिप पर, फिर वहाँ पर हुई केमिकल रिएक्शन जिसके कारण वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई। वो फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी और एक्सॉन से ट्रेवल होती हुई नर्व एंडिंग पर पहुँचती है और वहाँ पर कुछ गैप होता है जो कि केमिकल्स के चलते क्रॉस होता है। फिर ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट टिप पर जनरेट होगी, फिर आगे यही प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन से ट्रेवल करती है, एक है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन वे न्यूरॉन होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन या डेंजर को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और जो मोटर न्यूरॉन होता है वो उसी चेंज या सेंस्ड इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्स होता है। तो आपको बस अभी इतना ही समझना था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी में कैसे और किस तरह से पास होती है। तो इसके बाद हम समझते हैं एक अगले इम्पोर्टेंट टर्म को जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपने कभी अपने हाथ को गलती से किसी गर्म ऑब्जेक्ट से टच किया होगा, तो आप उस कंडीशन को याद करिए। तो जिस समय हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम एकदम से बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो हुआ नहीं कि आपने गर्म ऑब्जेक्ट को छूने के बाद सोचा कि इससे हाथ हटाऊं या ना हटाऊं, तो आपने तो वहाँ पर डायरेक्ट एक्शन लिया और हाथ को हटा लिया। तो यहाँ से हम रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये काफ़ी फास्ट होता है, इसके अंदर हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर हम बात करें इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी की तो क्या होता है कि पहले हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ता, फिर ये इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन में जाती, इसके बाद हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता हमारे हैंड मसल्स को मूव होने के लिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता और शायद तब तक हमारा जो हाथ है वो जल जाता। तो ये तो हुई रिफ्लेक्स एक्शन की बात, यानी कि जो कुछ भी एकदम इमीडिएटली हो जाता है। तो हम इस रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे यानी कि रास्ते को देखते हैं कि आखिर ये होता कैसा है। तो इस रिफ्लेक्स आर्क में 3 टाइप के न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो हम रिफ्लेक्स आर्क को किसी हॉट सरफेस के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा हाथ किसी हॉट सरफेस को टच करता है। तो जब हाथ किसी हॉट सरफेस को टच करता है तो हमारी स्किन पर जो हीट रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल्स को सेंड करते हैं। उसके बाद हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो इस हॉटनेस या कोई और क्विक इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन में भी जाती है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स और आंसर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही हो जाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स होता है वो रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन में पास होता है। फिर ये मोटर न्यूरॉन हैंड के मसल्स को सिग्नल देगी हटने के लिए, उसके बाद हम जो है वो अपने हाथ को वहां से हटा लेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करके देखें तो आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है जो कि हीट रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अगर इन सभी के फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप रिफ्लेक्स आर्क को अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके बाद अब हम समझते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि है ब्रेन। तो ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसके 3 पार्ट या हिस्से होते हैं जो कि है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये है हमारी ब्रेन का फुली लेवल डायग्राम। तो स्टूडेंट्स को इस डायग्राम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये डायग्राम हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मोस्टली केसेस में इस डायग्राम को लेवल करने के लिए आ सकता है। इसीलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं और वे कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं। तो हम लोग एक एक करके ब्रेन के तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फोर ब्रेन से। तो फोर ब्रेन को समझने से पहले आप ये जान लें कि हमारे ब्रेन की जो कवरिंग होती है जिससे कि हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है उसे स्कल या क्रेनियम बोला जाता है। तो अब हम समझते हैं फोर ब्रेन को। तो हमारे फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं जो कि है सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा सेरेब्रम होता है उसके अंदर स्पीच सेंटर, जजमेंट सेंटर, थिंकिंग सेंटर, इमोशनल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, जज करते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली जो कुछ भी हम सोचते हैं, ये सभी डिसीजन सेरेब्रम के थ्रू लिए जाते हैं। और सेरेब्रम को ब्रेन की अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है।
इसी के साथ ये जो सेरेब्रम होता है वो हमारी बॉडी के सभी वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद है फोरब्रेन का दूसरा पार्ट जो कि है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर, हंगर और थ्रिस्ट को कंट्रोल करता है। तो हमें जो भूख प्यास लगती है और खाना खाने के बाद हमें जो फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है वो हाइपोथैलेमस की वजह से ही आती है। इसके बाद अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, लेकिन मिड ब्रेन के अंदर ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको आवाज़ दी, फिर आप उधर मुड़े और आप जो देखेंगे उस चीज़ के सेंटर मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हैंड ब्रेन की। तो हैंड ब्रेन मिड ब्रेन के साथ मिलकर कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। हैंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, जो हमारी बॉडी की कुछ जरूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। पोन्स और मेडुला हमारे स्लीप सेंटर को कंट्रोल करता है, हमारे बेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्टबीट को कंट्रोल करता है। इन चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता। हम अगर सो रहे होते हैं तो भी हमारी ब्रीथिंग हो रही होती है और हमारी हार्टबीट भी लगातार चलती रहती है। अब हम बात करते हैं सेरेबेलम की। तो ये जो हमारी बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान ड्रिंक कर लेता है तो वो सही से खड़ा नहीं हो पाता और ना ही ठीक से चल पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से हमारा सेरेबेलम अफेक्ट होता है, जिससे कि हमारे बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस नहीं रह पाती है। तो हमने अभी ब्रेन के तीनों पार्ट्स और उनके फंक्शंस को अच्छे से समझ लिया है। तो ब्रेन के समझने के बाद अब हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये जो आपको दिख रही है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारी बॉडी के बैक साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे ब्रेन को लोअर बैक से कनेक्ट करती है। और हमारी बॉडी में ब्रेन से जो भी सिग्नल पास होते हैं वो सब इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसी के साथ हमारी बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वे सब स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीएनएस प्रोटेक्शन की। सीएनएस प्रोटेक्शन का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं उनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो ये तो आप जानते हैं कि सीएनएस के अंदर दो ऑर्गन्स आते हैं, जो कि है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और मैं भी ये आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम या स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए फ्लूइड फिल्ड बैलून भी होते हैं, जो कि शॉक एब्जेक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए, तो हमारी बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और साथ में हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आपको वर्टिब्रल कॉलम के दो फंक्शन पता चले हैं, आपको इन दोनों फंक्शंस को याद रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को, यानी कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें एनिमल्स की तरह कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम और मसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए प्लांट्स के अंदर मेजरली जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट या कोऑर्डिनेशन को दो टाइप से करते हैं, जिसमें कि पहला है ड्यू टू स्टिमुलस और दूसरा है ड्यू टू ग्रोथ। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स स्टिमुलाई के थ्रू कैसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्टिमुलाई क्या होती है। तो एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलाई, यानी कि कुछ भी जो बिहेवियर और फिजिकल चेंज को स्टार्ट कर दे उसे स्टिमुलाई कहते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनकी लीव्स को टच करते हैं तो वो फोल्ड अप हो जाती हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि प्लांट्स जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके बाद हमें देखना है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ को। तो जो प्लांट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं और ये जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्शनल होती है। और जो इन्वायरमेंट के ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, इन सभी के रिस्पॉन्स में प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल आपने खिड़की पर रखे किसी गमले को देखा होगा और ये नोटिस किया होगा कि उस गमले के अंदर जो पर्टिकुलर प्लांट है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है, उसकी ब्रांचेस सन की तरफ बाइंडेड रहती हैं और ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वो स्टिमुलाई की तरफ भी हो सकती है, उससे दूर भी। फॉर एग्जाम्पल जो शूट्स होती हैं वो लाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं उसकी तरफ बेंड होकर, वहीं पर उसकी जो रूट्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं उसके दूसरी साइड बेंड होकर, यानी कि ग्रेविटी की तरफ बेंड होकर। ऐसे कुछ और टर्म्स होती हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ को लेकर, जिन्हें कि अब हमें एक एक करके समझना है, जिसमें कि दूसरा है जियोट्रोपिज्म। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है। तो पहला है रिस्पॉन्स टुवर्ड लाइट, जो कि हमने अभी अभी समझा है। तो जियोट्रोपिज्म, यहाँ पर जियो का मतलब है लैंड या ग्रेविटी और ट्रोपिज्म का मतलब है टुवर्ड्स ग्रोथ,
यानी कि ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट। तो आप जानते हैं प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं सनलाइट की, क्योंकि वे ग्रो करती हैं ग्रेविटी की स्टिमुलस की तरफ। ऐसे ही एक और ट्रोपिज्म होता है जिसका नाम है कीमोट्रोपिज्म। तो जो प्लांट्स होते हैं वो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में अपनी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो पोलन ट्यूब्स होते हैं वो ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करते हैं। इसके बाद हमें देखना है चौथे ट्रोपिज्म को, जो कि है हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि वाटर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स रूट्स की ग्रोथ का। तो जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो मॉइस्चर की तरफ ग्रोथ रिस्पॉन्स करती हैं। और आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है मूवमेंट रिलेटेड टू स्टिमुलस से। इसके बाद हम समझते हैं प्लांट हार्मोन्स को। तो प्लांट्स हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। और इन प्लांट्स हार्मोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है ग्रोथ प्रोमोटर और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर। बेसिकली प्लांट्स के 5 हार्मोन्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स को, यानी कि उन हार्मोन्स को जो कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो प्लांट्स का पहला ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है ऑक्सिन। तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल एलोंगेशन के लिए प्लांट्स में। तो ये जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ पर सेल एलोंगेट होती हैं और इवेंचुअली ग्रोथ होती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो सनलाइट की तरफ होती है। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये कैसे होता है ये हम अब पढ़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो हमेशा सनलाइट के शेडी साइड में वर्क करता है, यानी कि अपोजिट साइड में वर्क करता है। तो जब सनलाइट प्लांट के बिल्कुल ऊपर होती है तब तो ऑक्सीजन बिल्कुल इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए जो ज़्यादातर प्लांट्स ग्राउंड वगैरह में सिचुएटेड होते हैं वो सीधे होते हैं, क्योंकि उनमें पूरी सनलाइट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पर भी सिचुएटेड होते हैं जिन पर सनलाइट एक साइड से ही पड़ती है, जैसे कि खिड़की पर रखा हुआ प्लांट्स। तो अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन सनलाइट की शैडो में ज़्यादा काम करता है, इसीलिए सनलाइट की अपोजिट साइड में सेल ज़्यादा एलोंगेट हो जाते हैं और वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं और सन की तरफ धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। तो ऑक्सीजन का फंक्शन समझने के बाद अब हम समझते हैं दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन को, जो कि है गिबरेलिन। तो ये जो है वो सेल एलोंगेशन में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ स्टेम ग्रोथ और फ्लावरिंग के टाइम पर फ्लावर डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। और प्लांट्स का तीसरा ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो ये जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन, सीड जर्मिनेशन और फ्लावर एंड फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स को। तो पहला ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है उन हार्मोन्स को काउंटर करके जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और ये जो है वो सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है। इसी के साथ लीव्स की कल्टिंग के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। लीव्स की कल्टिंग का मतलब होता है लीव्स का झड़ना। तो जब लीव्स ओल्ड हो जाती हैं और वे झड़ने लगती हैं तो ये प्रोसेस एब्सिसिक एसिड के कारण ही होती है। और दूसरा जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है वो होता है इथाइलिन। तो ये जो है वो गैसियस प्लांट हार्मोन होता है जो कि प्लांट के फ्लावर ऑर्गन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और ये साथ में फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। तो ये कुछ प्लांट्स हार्मोन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं एनिमल्स हार्मोन को। तो ह्यूमंस में जो हार्मोन होते हैं वो ग्लैंड्स के अंदर सीक्रेट होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास स्पेशलाइज्ड डक्ट होता है जिसमें वो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। वहीं पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को ही समझना है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड, जिन्हें कि हम एक एक करके समझने वाले हैं। हम यहाँ इनकी लोकेशन, इनके सीक्रेटेड हार्मोन, इनके वर्क और इनकी डिफिशियंसी और एक्सेस से होने वाले रिजल्ट्स को भी देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसका काम होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करना। इसकी डिफिशियंसी से ड्वार्फिज्म हो जाता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर पर्सन की हाइट एवरेज से कम रह जाती है। और इसकी एक्सेस से गिग्नेटिज्म हो जाता है, जिससे कि पर्टिकुलर पर्सन की हाइट एवरेज से ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हम समझते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो ये हमारी किडनीज के टॉप पर प्रेजेंट होता है, जो कि एड्रेनल हार्मोन को सीक्रेट करता है और इसका काम होता है हमारी बॉडी को डिफिकल्ट या इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना। और इसकी ही कमी की वजह से एडिशन डिसीज होती है। इसके बाद अगला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड।
तो ये जो है वो नेक की साइड पर प्रेजेंट होता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो कि हमारी ग्रोथ को बैलेंस करता है और ये हमारी मेटाबॉलिज्म के रेट को भी बैलेंस करता है। और इसी की कमी से हमारी बॉडी में गाइटर डिसीज हो जाती है। इसके बाद अगला ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, जो कि पैराथ्रोम्बोन नामक हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को रेगुलेट करता है। इसकी डिफिशियंसी से हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। इसके बाद अगला ग्लैंड है पेनक्रियास, जो कि अपर एब्डोमिनम और ड्यूडेनियम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से डायबिटीज़ हो जाती है। आपने कई बार डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सुना होगा कि इनको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है। तो ये जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो इसी इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए लगते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सेक्स हार्मोन्स को। तो ह्यूमंस में सेक्स हार्मोन को छोड़कर सभी हार्मोन मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं। तो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इनकी डिटेल्ड स्टडी आपको आपके अगले चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है हार्मोन्स के रिलीज होने की टाइमिंग और अमाउंट को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में कब, कितने और किस समय पर किस हार्मोन को रिलीज होना है, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म ही रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आराम से बैठे होते हैं तो हमारा एड्रेनल हार्मोन रिलीज नहीं होता, वो तभी रिलीज होता है जब कोई सीरियस कंडीशन होती है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म से ही रेगुलेट होते हैं। तो हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ 10th क्लास की साइंस की और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।